नमस्कार, मैं जनप्रकाश श्रीओम गौतम। और कल 3 चरणों की वोटिंग जो है, जो मतदान है वो समाप्त हो चुका है। भारत की जो 543 सीटें हैं उनमें से लगभग 250 सीटों का मतदान हो चुका है, क्योंकि पहले चरण में 93 सीटें थी, उसके बाद 80, 85 इस तरीके से। अब इसके बाद जो लगभग आधी स्थिति है या आधा भारत वोट कर चुका है और उसके बाद किसकी सरकार बनेगी इसके संकेत भी आने शुरू हो गए हैं। और ये संकेत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं बल्कि विपक्षी दलों की तरफ से आ रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से विपक्षी दल एक एक करके ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं, उससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार दोबारा से देश में बनने जा रही है। वजह यह है कि पहले आपको याद होगा, चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि ईवीएम में गड़बड़ करके भारतीय जनता पार्टी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है। उसके बाद ममता बनर्जी सवाल उठा रही थी। फिर कांग्रेस के कई नेताओं ने सवाल उठाए कि हम ईवीएम के ऊपर अभी भी शक करते हैं। और उसके बाद 21 पार्टियां मिलकर पहले सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने याचिका डाली, वहाँ से वीवीपैट की बात हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर पूरा विचार किया, चुनाव आयोग ने भी कहा था कि अगर हम वीवीपैट 50% जगह पर लगाएंगे तो कम से कम 8 से 10 दिन मतगणना में टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, जिसके बाद 10% की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। और उस बात के बाद भी जो पार्टियां हैं वो संतुष्ट नहीं हुई। फिर 21 दल मिलके फिर दोबारा से उन्होंने हाय तौबा मचाना शुरू किया। उसके बाद तमाम तरीके की सिविल सोसाइटी के नाम पर भी वो इस तरीके के आरोप लगाने की कोशिश, या जो कुछ पेड न्यूज़ चैनल हैं, कुछ पेड अखबार हैं, उनके माध्यम से ये सब करने की कोशिश की जा रही है। और लेटेस्ट मामला ये है कि अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी का नेता है, गठबंधन बना के उत्तर प्रदेश में जो अपनी जीत का बहुत बड़ा दावा उन्होंने किया, वो अब अखिलेश यादव ने भी कहा है कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी हो सकती है, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। और कल जब तिरुवनंतपुरम में मतदान हुआ तो वहाँ से शशि थरूर, जी हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का उप महासचिव रहा व्यक्ति, अपने आप को पढ़ा लिखा बताने वाला व्यक्ति, जो अच्छी तरीके से जानता है कि ईवीएम में हैकिंग नहीं हो सकती, तार्किक रूप से ईवीएम सेफ है, जिसकी गारंटी चुनाव आयोग दे चुका है। और चुनाव आयोग ने कई बार ये चैलेंज भी किया कि हमारे सामने, हम चैलेंज करते हैं कोई भी आए और इसको हैक करके दिखाए, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी डिवाइस नहीं है, कोई वाईफाई सिस्टम नहीं चलता, कोई ब्लूटूथ नहीं चलता, तो हैक कैसे होगी बाहर बैठ के, जब तक उसको खोला नहीं जाएगा, जब तक उसके अंदर गड़बड़ नहीं की जाएगी। तो उसके बावजूद कोई सामने नहीं आया। लेकिन शशि थरूर कहता है कि अब जो भी बटन दबाया जा रहा है, उस बटन के बाद में सारे वोट भाजपा को जा रहे हैं। सीधे तौर पर ये हार मानने जैसी बात है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जब एक कहावत है कि नाचन जाने आंगन टेढ़ा, तो वो वाली बात सिद्ध होती नज़र आ रही है कि ये लोग अब बौखला गए हैं, हताश हो गए हैं। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब चौकीदार चोर वाले मामले में राहुल गांधी को अवमानना नोटिस जारी कर दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर दिया, उससे पहले राहुल ने जिस तरीके से एक माफ़ीनामा लिख के दिया और बाहर आते ही वो पब्लिक में फिर से वही राग अलापने लगा, लेकिन बाद में अवमानना नोटिस जारी हुआ। तो ये कहीं ना कहीं इनकी जो बौखलाहट है, जो हताशा है, वो गालियों के रूप में बाहर आ रही है। इसके ऊपर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि शायद पहले ही हार मान रहे हैं। अभी तो 3 चरण का वोट हुआ है, अभी 4 चरण की वोटिंग बाकी है, जिसमें करीब 350 के करीब या 300 के करीब जो वो हैं सीटें लगभग बची हुई हैं। तो वैसी स्थिति में अभी वोटिंग बची हुई है, लोग मतदान कर रहे हैं। लेकिन अगर इस तरीके से हताशा नज़र आती है विपक्षी पार्टियों में, तो इसका रीज़न यही हो सकता है कि शायद उन्हें ग्राउंड से अपने जो वर्कर हैं, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, उनसे ये खबरें मिल रही हैं कि वोटिंग नहीं हो रही है। हमने भी 3 चरण के मतदान को कवर किया है। हम उन इलाकों में भी गए जहाँ गठबंधन का जोर हुआ करता था या दावे किए जाते थे कांग्रेस के जोर के, लेकिन उन सभी जगहों पर हमें जो प्रतिक्रिया मिली वो अंदर खाने ये प्रतिक्रिया थी कि लोग अगर मोदी से नाराज़ भी हैं, बाकी स्थानीय सांसदों से नाराज़ भी हैं, तो मोदी के नाम पर वो वोट दे रहे हैं। और दूसरी तरफ जो घोर विपक्ष के लोग हैं, जो दुर्विरोधी लोग हैं, वो भी ये स्वीकार करते हैं कि सरकार ने काम किया है, ज़मीनी स्तर पर काम किया है, हम तो जाति के आधार पर ही केवल वोट कर रहे हैं या फिर पुरानी निष्ठाओं के आधार पर कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि लोगों का जो प्यार है या जो
आकर्षण है मोदी के प्रति वो कम नहीं हुआ है और उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी बात, गाँव में जाकर जब हम महिलाओं से बात करते हैं तो वो स्पष्ट तौर पर खुल के मोदी के पक्ष में इस तरीके से बोलती हैं कि जैसे ऐसा लगे कि ये बाकी में कितने कार्यकर्ता हैं कि भारतीय जनता पार्टी, लेकिन वो आम महिलाएं हैं, वो आम महिलाएं, आम वृद्ध लोग, आम बच्चे की जुबान पर हमने जहाँ देखा कि हर जगह बच्चे की जुबान पर एक ही नारा है, वो चाहे दिल्ली में आप चले जाइए, सहारनपुर में, हरिद्वार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लखनऊ हो या फिर ये जो फैजाबाद हो, फिरोजाबाद हो, आगरा हो, मथुरा हो, जहाँ जहाँ वोटिंग हुई है वहाँ बच्चे की जुबान पर एक ही नाम है और वो मोदी, और उसका फ़ायदा निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो एक बड़े धक्के वाली बात है समाजवादी पार्टी के लिए या मायावती की बसपा के लिए या फिर राहुल गांधी की कांग्रेस के लिए। और यही वजह है कि अभी 2 दिन पहले तो राहुल ही केवल गुस्से में और इस तरीके से बदतमीजी भरी बातें किया करता था, प्रियंका वाड्रा भी जब अमेठी में लोगों से बात कर रही थी तो उसके जो चेहरे के एक्सप्रेशंस से, जो बॉडी लैंग्वेज थी, वो निश्चित तौर पर ये दिखा रही थी कि ये हताशा उसके अंदर जो है वो अब खुलकर सामने आ रही है। और उसमें पीछे खड़ी हुई सोनिया गांधी भी नज़र आ रही थी, जिसके चेहरे से लग रहा था कि शायद अब ये लोग घबराए हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि जो इनकी पुश्तैनी सीटें हैं, जिन्हें अपनी ख़ानदानी जागीर मानते हैं ये लोग, यानी कि रायबरेली और अमेठी, उन ख़ानदानी जागीरों पर भी कहीं आँच न आ जाए, कहीं वहाँ से इनको हार का सामना न करना पड़े। इस वजह से इस बार अमेठी और रायबरेली में बहुत ज़्यादा ये लोग रैलियाँ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं और लोगों के साथ घुलने मिलने की जो एक नाटक है वो करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अमेठी में या रायबरेली में ना तो सोनिया कभी जाती है न राहुल कभी जाता है। लोग कहते हैं कि हम तो भूल भी जाते हैं कि इनकी शक्लें कैसी हैं, टीवी से याद आता है। काम करने की जहाँ तक बात है, इन्होंने कुछ अपने चेले चपाटे छोड़े हुए हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो लोग हैं वो इनसे नाराज़ हैं और उस नाराज़गी का खामियाजा इस ख़ानदान को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि प्रियंका वाड्रा ये कह चुकी है कि अगर राहुल गांधी कहेगा तो मैं बनारस से चुनाव लड़ूंगी मोदी के खिलाफ, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो भी प्रियंका को पता है, राहुल को पता है कि अगर वो वहाँ पर उसको प्रियंका को फील करते हैं तो आने वाले भविष्य में जब ये पूरी तरीके से इस लोकसभा चुनाव के बाद ये सर्टिफिकेट राहुल गांधी को मिल जाएगा कि राहुल गांधी नकारा है, राहुल की बातों को लोग सीरियसली नहीं लेते, राहुल के झूठ को भी लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, उसके बाद प्रियंका वाड्रा का जो अध्यक्ष बनने का एक चांस है वो चांस पूरी तरह से धूमिल हो जाएगा। इसलिए ये रिस्क सोनिया गांधी नहीं उठाना चाहती, लेकिन मीडिया में आकर जिस तरीके से रावत वाड्रा भी कह चुका है मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ, प्रियंका वाड्रा भी कह चुकी है, इससे ऐसा लगता है कि ये लोग ये चाहते हैं कि इस चुनाव में अपनी किस्मत को आजमा लिया जाए। अगली बार पता नहीं लोग इनके झांसे में आएंगे नहीं आएंगे, इनके पास जिस तरीके के पुराने केसेस चल रहे हैं, इस तरीके के आरोप हैं, हो सकता है इन्हें जेल जाना पड़े। और जेल से बचने के लिए ही रावत वाड्रा ने चुनाव वाला पैंतरा खेला है। उसको पता है कि जब आदमी सांसद बन जाता है तो उसके ऊपर केसेस थोड़े ढीले हो जाते हैं, उसकी गिरफ्तारी में भी थोड़ी सी ढील बरती जाती है, जैसा कि देखने को मिला। मुलायम सिंह के ऊपर आय से अधिक का मामला था, अखिलेश यादव के ऊपर मामले थे, मायावती के ऊपर मामले थे, और भी तमाम ऐसे नेता हैं, साउथ के नेता हैं जिनके ऊपर तमाम मामले हैं, लेकिन सांसद के एक विशेषाधिकार का जो एक अलग तरीके का इस देश में कानून है, उसकी वजह से वो लोगों को थोड़ी सी इम्यूनिटी मिल जाती है। और इस इम्यूनिटी को पाने के लिए रावत वाड्रा कोशिश ये कर रहा है कि कांग्रेस की किसी मजबूत सीट से जहां उन्हें उम्मीद है कि पूरी तरह से जीत जाएगा, वो वहां से चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद एक सांसद का तमगा अपने साथ लगाकर वो लालू यादव जैसे जो भ्रष्ट लोग हैं उनकी फहरिस्त में एक रक्षा कवच उसको मिल जाए, इसकी कोशिश में लगे। लेकिन बहरहाल मुद्दा ये है कि क्या 3 चरण के मतदान से ऐसा संकेत मिला है कि विपक्षी पार्टियां ईवीएम को दोष देने लगी हैं। ईवीएम को दोष देने का सीधा मतलब है कि उन्हें अपने ऊपर, अपने समर्थकों के ऊपर, अपने जो वोट है उसके ऊपर विश्वास नहीं है और उन्हें ये लगता है कि अब हार निश्चित है, तो हारने से पहले ही दोषारोपण करना शुरू कर दो, जिससे कि लोगों को ये लगे कि इनकी जो हार हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, बल्कि ईवीएम मशीन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने जादू किया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भी यही बात बार बार कहने की कोशिश कर रही है
तो ये निश्चित तौर पर इनकी हताशा है, और इस हताशा से बचने के लिए अच्छा हो कि जनता के बीच में जाएं, अपने ठोस वहाँ पर अपने जो काम हों, अपनी जो इन्होंने किया है उसके आधार पर वोट मांगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ या तो मोदी को गाली दे के जीत जाना चाहते हैं या ईवीएम मशीन को गाली दे के जीत जाना चाहते हैं, जो लगता है कि शायद उसको जनता समझ चुकी है। इस देश की जनता अब इतनी जागरूक हो चुकी है। हम इतने गाँवों में घूम रहे हैं, ज़मीन पे घूम रहे हैं, और वहाँ जाके हमने देखा कि अनपढ़ व्यक्ति भी बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में जानता है, एयर स्ट्राइक के बारे में जानता है, किसान योजना के बारे में जानता है, जो आंकड़े हैं अब उस तक पहुँच चुके हैं, और ये सब हुआ है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो निश्चित तौर पर सोशल मीडिया भी इसको रिफ्लेक्ट करता है, जिसका असर इन पार्टियों को पड़ता है। जय हिंद, जय भारत।